जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा आज फिर से एक बार मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने। जीएस सामान्य अध्ययन घटना चक्र की पॉइंटर की जो पुस्तक है उसमें पॉलिटी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए, पिछला जो हमारा सेशन समाप्त हुआ था उसी के आगे के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो भाग 1 से होगा, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। उससे भी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उस टॉपिक से बनते हैं उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यही सीरियल क्रम अब हम पूरे संविधान के टॉपिक्स के बारे में आपको चर्चा करते हुए मिलेंगे। तो चलिएगा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला है बिंदु वो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से। पहला बिंदु है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से हुआ है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत अथवा इंडिया, इन दो नामों से हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में आप पढ़ोगे इंडिया शैल बी भारत, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो यानी इंडिया को, हमारे राष्ट्र को दो नामों से संबोधित किया गया है, भारत तथा इंडिया से। दूसरा है बिंदु, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपसे इस पर चर्चा भी किया था कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर राज्यों का यूनियन भारत को कहा गया है, और यहाँ पर संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है इस पर भी हमने आपसे चर्चा किया था। यूनियन का मतलब होता है कि भारतीय संघ जो है उस भारतीय संघ राज्यों का एक संघ होगा, और यहाँ पर राज्यों को संघ ने बनाया होगा। राज्यों के आपसी मिलजोल या समझौते का परिणाम नहीं है यहाँ पर संघ। तो ये बिंदु आपका सही होगा। चलिए, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अब भारत में अगर नए राज्य का निर्माण करना हो तो कौन बनाएगा, यहाँ पर भारत की संसद को अधिकार दिया गया है। तो कैसे बनाएगा, किस अनुच्छेद के तहत बनाएगा और बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारे बिंदु आपको जानने होंगे। इसी बिंदु से कोरिलेट करके हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले इस बिंदु को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखना है कि अनुच्छेद 3 के तहत आपने इतना तो जान लिया कि नए राज्य बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन नए राज्य के गठन की या बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी, इसके बारे में भी आपको जानना है। यदि भारतीय संसद को नया राज्य बनाना होगा तो नए राज्य बनाने से संबंधित सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और यह प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से एक प्रस्ताव लाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा। राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से या संबंधित राज्य के विधानमंडल से परामर्श लेगा। जैसे किसी नए राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य का काटकर या अलग करके, तो उस राज्य के विधानमंडल से या उस राज्य के पास राष्ट्रपति इस विधेयक को भेजेगा और उसकी सहमति जानने के लिए। और राष्ट्रपति कहेगा आप इससे सहमत हैं या असहमत हो, एक निश्चित समय में इस विधेयक को हमें वापस करें। तो सबसे पहले संसद का कोई भी सदन एक प्रस्ताव ला सकता है किसी नए राज्य के निर्माण के लिए, और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाएगा। राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य को यह प्रस्ताव भेजेगा और एक निश्चित समय में उसे वापस मांगेगा। अब जो राज्य प्रभावित हो रहा है, यदि वह राज्य सहमत है तब तो अच्छी बात है। हो सकता है कि नए राज्य के गठन से वो राज्य सहमत ना हो या राज्य नए राज्य का निर्माण न करना चाहता हो, तब भी राष्ट्रपति के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब राज्य सहमत हो या असहमत ये केवल औपचारिक मात्र है, राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। अब राष्ट्रपति प्रस्ताव को संसद को सौंप देगा। संसद के दोनों सदन, यदि इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पारित कर देंगे तो नए राज्य का गठन हो जाएगा। तो यहां से 4-5 सवाल बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर भारत में
नया राज्य बनाना हो तो किस अनुच्छेद में है? 3 में है। किसको पावर दिया गया है? संसद को दिया गया है। संसद नया राज्य बनाने से संबंधित एक प्रस्ताव लाएगी। कैसे लाएगी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाएगी। राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित राज्य के पास इस प्रस्ताव को उसकी सहमति या असहमति जानने के लिए भेज देगा। अब वह राज्य यदि सहमत हो या असहमत, इससे राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। यानी पूछा जाएगा नए राज्य के गठन संबंधी प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है, तो आपका जवाब होगा साधारण बहुमत से पारित होता है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि भारत में भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर से अगर नए राज्यों का प्रवेश कराना हो तब वह अनुच्छेद 3 नहीं होगा, अनुच्छेद 2 होगा। लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र में अगर नए राज्य का निर्माण करना हो तो वह अनुच्छेद 3 होगा। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यहां पर देखिए दोनों ही बिंदु रिपीट हो गए हैं। चलिए अभी और भी बिंदु आएंगे, उस पर और भी चर्चा होगी। यहां पर अगला पॉइंट कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्य का मतलब यहां पर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य का मतलब यहां पर होता है केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के अंडर में एक एजेंट के रूप में प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, जिसके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की स्थापना है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हम देखेंगे तो विधानसभा की स्थापना की गई है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर दिल्ली में और पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में प्रशासक हैं। इसके अलावा विधानसभा भी है। लेकिन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में डायरेक्ट राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, जिनके माध्यम से वहां का प्रशासन किया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि संघ राज्य क्षेत्रों का या यूनियन टेरिटरीज का या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है, तो आप बता दोगे राष्ट्रपति। कथन ए, यहां पर कथन दिया गया है, ये कारण है और ये भारत संघ नहीं है। तो कथन क्या हो गया? गलत, क्योंकि भारत एक संघ है। कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। अभी मैंने बताया कि नए राज्य का गठन करना हो तो संसद कर सकती है, यहां पर राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। तो वैसे ही अगर राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में कोई परिवर्तन करना होगा तो प्रक्रिया वही सेम होगी। यानी यहां पर भी राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। प्रॉपर वे में शक्ति किसको दी गई है? संघीय संसद को दी गई है। तो यह बात आपको याद रखना होगा कि संघीय संसद को शक्ति प्राप्त है। इससे संबंधित मामले पर राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। अगला है बिंदु, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए। वही प्रश्न फिर आ गया। अब यहां पर देखेंगे आप, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं। रिपीट हो रहा है कि नहीं? आप 4 से 5 बिंदुओं को बहुत बढ़िया से अगर सुन लेंगे अच्छे से तो आपके जो सारे बिंदु होंगे, क्योंकि एक प्रश्न में मैं कई प्रश्न ऐसे बता देता हूं जो उससे रिलेटेड और भी प्रश्न जो बनते हैं वो सारे प्रश्न आपके उसी में समाहित हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सही कथन पूछ रहा है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि संघ के लिए जहां पर यूनियन होगा वहां पर राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। राज्यों को संघ ने बनाया होगा और जब तक संघ नहीं चाहेगा राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है। जहां पर फेडरेशन होता है वहां पर जो संघ बनता है वो राज्यों के आपसी मेलजोल या समझौते का परिणाम होता है और ऐसे ही मेलजोल या समझौते से राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार होता है। तो यहां पर सही है। दूसरा है, एस के धर आयोग ने, यहां पर बात की गई है एस के धर आयोग की, राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। तो यह भी सही है। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भाषाई आधार पर राज्यों की डिमांड में तेजी आ गई थी और सबसे पहले एक आयोग बनाया गया राज्य पुनर्गठन से संबंधित।
एस के धर आयोग, एस के धर की अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया था। एस के धर जो थे ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, इन्हीं की अध्यक्षता में आयोग बना था, धर आयोग। इन्होंने भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग चल रही थी उसको खारिज करते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बताने की बात वकालत की थी इन्होंने। तो यह भी बिंदु क्या होगा, सही होगा। अब तीसरा बिंदु है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्य की देखरेख में एक अध्यक्षता, इनकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस कमेटी के राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, पूछा गया है। एक जेवीपी समिति बनाई गई थी 1948 में, जेवीपी समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। तो यहां पर कहा गया है ये जो कमेटी थी ये राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल सही है। देखिएगा, थोड़ा सा कहानी सुनिएगा। स्वतंत्रता के पहले ही नेहरू रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात, प्रांतों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। स्वतंत्रता प्राप्त के पहले ही बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों का भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग में तेजी आई। आंध्र प्रदेश की डिमांड पोट्टी श्री रामल्लू की अध्यक्षता में हो रहा था, उनके नेतृत्व में हो रहा था कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषी के लोग आंध्र प्रदेश के गठन की डिमांड कर रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले एस के धर की अध्यक्षता में, अभी मैंने बताया, एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग बनाया गया, जिसने भाषा के आधार पर चल रही मांगों को खारिज कर दिया और प्रशासनिक सुविधा आधार बताया। बाद में जब मांग खारिज हो गया तो आंदोलन और उग्र हो गया। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया 3 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्यता में एक आयोग बनाया गया, जेवीपी समिति जिसका नाम है। इस आयोग ने क्या कहा कि यद्यपि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, फिर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमको यहाँ जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और इतना कहकर आश्वासन दे दिया, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कुछ देर के लिए आंदोलन सुस्त पड़ गया। बाद में क्या होता है कि इन्होंने भी जब भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन की मांग हो रही थी इसके पक्ष में फैसला नहीं दिया, खारिज कर दिया, तब आंदोलन और तेज हो गया। और पोट्टी श्री रामल्लू जो तेलुगु भाषा के नेता थे, आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और 56 दिनों तक आमरण अनशन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने जैसे आग में घी डालने का काम किया हो, आंदोलन बहुत उग्र हो गया। और आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य की गठन किया गया, भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना। तो यहां पर यह भी कथन सही होगा। अभी आगे बिंदु आएगा, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहां पर देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो संशोधन करना आवश्यक होगा। यानी अगर भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाया जाए तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब अगर भारतीय संघ में एक नया राज्य प्रवेश कराया जाए तो कितने राज्य हो गए भारत में? 29 हो जाएंगे। और जब 29 राज्य हो जाएंगे तो अनुसूची 1 में यही तो बताया गया है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब 29 राज्य हो जाएंगे, भारत में एक राज्य का नया प्रवेश कराया जाएगा, तो अनुसूची 1 जो 28 राज्य है उसमें 29 करना होगा, संशोधन करना होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रथम अनुसूची। दूसरा है, भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? वो कितने हैं? 8 हैं। 8 का नाम आपको याद होना चाहिए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम याद होना चाहिए। चलिए एक बार सुन लीजिए। तो सबसे पहले दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लद्दाख 4 हो गए। अंडमान निकोबार,
दादर नगर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया एक, तो अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली दमन दीव एक मिलाकर हो गया तो 6 हो गए, लक्षद्वीप हो गया 7, चंडीगढ़ 8। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वर्तमान में। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। दिया गया लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है, कितने सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। टोटल जो लोकसभा में सीटें हैं वो 543 हैं वर्तमान में 543 वर्तमान की बात की जाए, और 520 सीटें जो हैं ये राज्य से हैं, 530 सीटें राज्य और 20 सीटें जो है वो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश से। यानी मैक्सिमम सीटें लोकसभा में कितनी हो सकती हैं, 550 मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 543। तो यहां पर पूछा क्या गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थान आरक्षित हैं 20, यहां पर क्या है 20, यहां पर देखिए 20, मैक्सिमम 550 हो सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान लोकसभा जो चल रही है इसमें देखा जाए तो इसमें वर्तमान में तो 19 सीटें हैं यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं, 19, और 524 सीटें जो हैं वो राज्यों से है, तो टोटल 543 सीटें हैं। अगर वर्तमान की बात की जाए तो 524 सीटें राज्य से हैं और 19 सीटें यूनियन टेरिटरी से हैं, 543 सीटें हैं। लेकिन मैक्सिमम 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आरक्षित की गई हैं, हो सकती हैं। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। बात हो रही है राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। इसे कहा जाता है फजल अली आयोग, इसी को क्या कहते हैं, फजल अली आयोग। 1953 में बना, 1955 में रिपोर्ट दिया, और फिर सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लेकिन अगर पूछे जाएगा प्रश्न कि फजल अली आयोग ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को बनाए जाने की सिफारिश की थी, तो इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 पारित करके। तो 2 तरह से सवाल पूछ सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्यों को बनाए जाने की संस्तुति दी थी, तो वो हो जाएगा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को पारित करके कितने राज्य बनाए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो ये था आपका। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यहां पर देखिए यही क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ है। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, और इसी संविधान संशोधन अधिनियम 1991 जो 69वां संविधान संशोधन है, इसी के द्वारा जो दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है, इसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार दिया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली में, अगला प्रश्न हो सकता है या पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई, तो 69वां संविधान संशोधन होगा, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और इसके बाद 70वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार दिया गया। चलिए अगला बिंदु है, सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यहां पर सवाल जब बात करें सिक्किम की, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और ध्यान यह देना होगा कि पूर्ण राज्य, विधिवत राज्य या अधिराज्य या सहराज्य की बात कर रहा है, यह आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पर
विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य की बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, दो तरह से प्रश्न आता है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो होता है वो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है के द्वारा दिया गया। और जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। इसके पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में प्रवेश कराया गया। अब अगला प्रश्न पूछता है कि जो सिक्किम है इसको भारतीय संघ में प्रवेश कराया गया, तो इस सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? अगर यहीं पर सह राज्य का दर्जा पूछता तो आपका 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 हो जाता। लेकिन यहां पर जो बिंदु दिया गया है पूर्ण राज्य के रूप में दिया गया है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। अगर सह राज्य की बात करेगा तो वो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम है और यह 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है 1974 में होता है। दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला, राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले हरियाणा होगा, फिर गोवा होगा। गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है। फिर झारखंड होगा, फिर तेलंगाना होगा। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनता है। 29 राज्य टोटल भारत में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर बाद में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का भारत एक संघ है। अगला है बिंदु, भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम, यानी पहले कौन सा राज्य बना उसके बाद कौन सा राज्य बना। यहां पर देखेंगे सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। सिक्किम तो आप जान गए। छत्तीसगढ़ जो बनता है ये मध्य प्रदेश से कटकर बनता है। झारखंड जो बनता है ये बिहार से अलग होकर बनता है। और इसी समय एक नए राज्य के रूप में उत्तराखंड का भी गठन हुआ था, जिसे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। तीनों ही नवंबर में बने थे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था 4 नवंबर सन 2000, उसके बाद उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000, फिर उसके बाद झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये कालानुक्रम सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगला बिंदु है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अभी मैंने बताया था ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना हुई थी किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी, इसीलिए इसका नाम फजल अली आयोग भी पड़ा, फजल अली आयोग। अब अगला सवाल यहां से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये जो फजल अली आयोग है इसमें कितने सदस्य थे? ये कितने सदस्यीय आयोग था? या राज्य पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया 29 दिसंबर 1953 में, इसमें कितने सदस्य थे? तो ये 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्यीय आयोग था। यानी कितने सदस्य हो जाएंगे? 3 सदस्य हो जाएंगे। अब तीनों सदस्य का नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो फजल अली हो गए, ये स्वयं ये अध्यक्ष हो गए। अब इसके अलावा दूसरे जो सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। और एक थे के.एम. पारिकर। के.एम. पारिकर, ये 3 सदस्यीय आयोग था। पूछता है निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था या फजल अली आयोग का सदस्य नहीं था? तो इन तीनों के अलावा जो भी नाम आएगा वो बाहर हो जाएगा। तो यहां पर इस सवाल को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला बिंदु है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था। तो अभी मैंने बताया सबसे पहले तेलुगी भाषी के लोग पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश नामक राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु भी हो जाती है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन किया जाता है भाषा के आधार पर, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो भाग 1 से कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उस पर मैंने चर्चा किया। जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया भी। अब चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए। अगला जो टॉपिक है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता
का विचार केवल और केवल लोकतंत्र में ही संभव है। राजतंत्र में नागरिकता का विचार संभव नहीं है। एक नागरिक वही होता है जो अपने राज्य में सारे अधिकार रखता हो। अगर आप जहां पर रह रहे हो वहां के सारे अधिकार संविधान द्वारा जो दिए गए वो आपको प्राप्त हैं, तो इसका मतलब आप उस राज्य के, उस देश के नागरिक हैं। तो ये अधिकार का जो बात होता है ये लोकतंत्र में ही बात की गई है। तो एक नागरिक वही होता है जो अपने राज्य में सारे अधिकार रखता हो, और नागरिकता का विचार केवल और केवल लोकतंत्र में ही संभव है। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, उसी प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नागरिकता संबंधी बातें जो की गई हैं संविधान में, ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की गई हैं, जो संविधान के भाग 2 में है। किस भाग में है? 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। चलिए अब कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं नागरिकता संबंधी। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? यह भी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। कोई भी प्रश्न यह मत कहिएगा कि आसान है या कठिन है। प्रश्न होता है, अगर आपको आ रहा है तो वो आसान है, नहीं आ रहा है तो कठिन है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग आसान समझ के उसको गलत कर देते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला बिंदु है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर आप पढ़ोगे भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आपका जो भाग है संविधान का मुख्य उन भाग के बारे में हमको जो आर्टिकल्स दिए गए हैं कहां से कहां तक हैं ये भी याद रखना होगा। कभी कभी सूची दे देता है, एक तरफ पार्ट के नाम दे देता है, एक तरफ आर्टिकल्स का ग्रुप्स दे देता है, और आपको मिलाना होता है तो किस भाग में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक प्रावधान किया गया है यह भी आपको याद होना चाहिए। अगला बिंदु है, भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। बिल्कुल सही है। तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होता है वो अन्य किसी देश का नागरिक नहीं हो सकता है, या भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हम सभी लोग केवल भारत के नागरिक हैं, ना कि अपने अपने राज्य के डोमिसाइल है, हमारा निवासी है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अमेरिका की जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है। अब अगला बिंदु है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता पहला दिया है जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, दूसरा देशीयकरण के द्वारा, तीसरा किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। 3 बिंदु हैं, तीनों ही सही हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले एग्जाम में कि भारत में नागरिकता की प्राप्ति कितने प्रकार से की जा सकती है, तो 3 तो इसमें दिया, तीनों सही। इसके अलावा 2 और बिंदु हैं जो नागरिकता की प्राप्त करने के प्रकार हैं। एक तो है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, रजिस्ट्रेशन द्वारा अर्थात पंजीकरण द्वारा। कैसे? पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और एक बिंदु और है, यहां पर 3 बिंदु दिया है, जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, एक है वंशानुक्रम द्वारा। वंशानुक्रम द्वारा। तो ये 5 प्रकार हैं नागरिकता प्राप्त करने के। कोई भी व्यक्ति इन 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और यह दिया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। यह प्रावधान कहां किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955। कोई भी व्यक्ति इन 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। प्रश्न पूछता है नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं, तो 5 विकल्प में इन 5 में से कोई एक अलग से दे देगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला बिंदु है, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। देखिए, अब यहां पर नागरिकता के समाप्ति की बात है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न हो जाए कि नागरिकता की समाप्ति के कितने प्रकार हैं,
तो नागरिकता की प्राप्ति के तो आपने पढ़े 5 प्रकार, लेकिन नागरिकता की समाप्ति के भी प्रकार आप जान लीजिए कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और वो तीनों क्या है, इनमें से 2 दिया है। यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, यानी कोई व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता को परित्याग कर देता है, छोड़ देता है अपनी इच्छा से, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, यानी कोई भी भारतीय नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। और जो तीसरा है सरकार के द्वारा वंचित किए जाने पर भी वह नागरिकता त्याग देता है। तो सरकार कभी कभी देशद्रोह के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, बहुत सारे आधार है, किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देती है। तो ये 3 प्रकार है नागरिकता की समाप्ति के, और ये 5 प्रकार है नागरिकता की प्राप्ति के। ये जो नागरिकता की प्राप्ति है ये अनुच्छेद 11 में है, और जो नागरिकता की समाप्ति है वो अनुच्छेद 9 में है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारकों को प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं वे हैं। यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 है, इसमें पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मर्ज किया गया है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और एक पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया, ये 2 कार्ड है। तो ओसीआई कार्ड जो है उस पीआईओ जो कार्ड पहले बना था उसको ओसीआई में मर्ज किया गया। उसमें क्या है, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तो यहां पर कौन अर्ह है, कौन मान्य है? भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, यानी भारतीय मूल के जो प्रवासी नागरिक हैं उनके लिए जो कार्ड बनाया गया ओसीआई, उसके लिए कौन है अर्ह का मतलब होता है योग्य, एलिजिबल। तो एक अवयस्क बच्चा, अवयस्क मतलब छोटा बालक, जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है तो वह भी इसमें आता है। और दूसरा भारतीय नागरिक कोई है, अगर उसकी पत्नी जो विदेशी मूल की है तो वो भी इस कार्ड धारक में आएगा। तो ये 2 तरह के जो होते हैं कार्ड धारक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला बिंदु है, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है। जैसे कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है तो दूसरे देश की नागरिकता लिया है, उसका पोता परपोता परपोती, किंतु जिसके पितामह पितामही, पितामह का मतलब दादा, पितामही का मतलब दादी, मातामह का मतलब नाना, मातामही का मतलब नानी, संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे तो उनके ऊपर भी यह कार्ड लागू होगा। अगला है कि दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कहां पर स्वीकार किया गया तो मैं 2-3 बार बता चुका हूं आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी इसके पहले मैंने चर्चा किया था। तो चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है कि नागरिकता के अर्जन हेतु, अर्जन का मतलब प्राप्त करने हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो नागरिकता की प्राप्ति करने से संबंधित कानून कौन बनाता है, यही प्रश्न है यहाँ पर। तो संसद, कौन है? संसद। यहाँ पर देखिए, संसद ने ही नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें 5 तरह से नागरिकता की प्राप्ति के तरीके बताए गए। अगला बिंदु है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार में एक मैंने आपको लिखकर बताया था, बाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा, लॉ ऑफ बाई रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत में कितने वर्ष बिताने होते हैं? 7 वर्ष बिताने होते हैं, तभी जाकर उसे भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला बिंदु है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया गया? अभी जो CAA लास्ट में हुआ है, CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या होता है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता, अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। इसके पहले यह CAB के रूप में था,
यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक के रूप में था। जब कोई विधेयक पारित हो जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा और उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, स्वीकृति मिल जाती है, तो यह विधेयक अधिनियम में बदल जाता है, यानी एक्ट में बदल जाता है। सबसे लेटेस्ट जो अधिनियम नागरिकता संशोधन है वो कौन सा है? 2019 में है। ये 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और इसके अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है और यह क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो यही सवाल पूछा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक है 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं। कौन कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, 6 समुदाय के लोग। ये अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। जो 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम भारत में आए हैं, ये अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। और इनके लिए यह प्रावधान किया गया कि जो देशीयकरण के तहत 11 वर्ष रहने के बाद भारत की नागरिकता दी जाती थी उसको घटाकर केवल 5 वर्ष कर दिया गया, यानी 5 वर्ष तक रहने के बाद इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो नागरिकता का जो टॉपिक होता है वो यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन टॉपिक से कुछ और भी जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा, चलिए देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया, पूछा जाता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। उन संशोधनों के बारे में आपने 1-2 संशोधन तो देख ही लिए। एक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। यह नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला संशोधन था। आपने देखा कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। लॉ ऑफ बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशानुक्रम के आधार पर, लॉ ऑफ बाय सॉइल, तीसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर यानी पंजीकरण के आधार पर, लॉ ऑफ बाय रजिस्ट्रेशन, और चौथा है देशीयकरण के आधार पर, लॉ ऑफ बाय नेचुरलाइजेशन, और 5वां है भूभाग विस्तार के द्वारा। इन 5 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला है जन्म से, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होगा वह भारत का नागरिक होगा। सिंपल सी बात है। यदि कोई विदेशी है, भारत में आता है, यदि उसने बच्चे को जन्म दिया भारत में तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है संविधान में। तो इससे बड़ी समस्या आने लगी थी। कोई भी विदेशी जिसका भारत में जिसके बच्चे का जन्म होता है वो भारत का नागरिक मान लिया जाता है, तो शरणार्थी समस्या आने लगी थी। इसी को दूर करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। अब जो भी विदेशी आया, भारत में बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कि जन्म से भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब समस्या होने लगी। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला संशोधन होता है, और वह संशोधन कब होता है? 1986 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर कोई विदेशी है, अगर कोई विदेशी नागरिक है, उसने संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर और 30 जून 1986 तक किसी भी विदेशी के बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ होगा तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन
1 जुलाई 30 जून 1987, 1 जुलाई 1987 से भारत में पैदा होने वाला बच्चा तभी भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे। अब ये संशोधन कर दिया गया। तो ये जो शरणार्थी समस्या आने लगी थी कि कोई भी बच्चा विदेश का हो भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक हो जाता है, वैसा नहीं होगा। ये शर्त लगा दी गई नागरिकता अधिनियम 1986 के तहत कि अगर बच्चे के जन्म के समय भारत उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे तो ही उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब शरणार्थी समस्या से जो समस्या थी, शरणार्थी समस्या, वो दूर हो गई। अब इसके बाद में 1986 में पिता के वंशक्रम में शामिल किया गया। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 में एक और संशोधन होता है और यह संशोधन होता है 1992 में, दूसरा संशोधन। और 1992 में जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन होता है, इसमें माता को वंशक्रम में शामिल किया जाता है। नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया गया। नागरिकता के मामले में ये पहला प्रयास था और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, अगर उसकी केवल माता ही भारत की नागरिक है या कोई भारतीय नागरिक है, जिसका अगर भारतीय नागरिक के बच्चे का जन्म विदेश में होता है और उसके जन्म के समय केवल उसकी माता ही भारत की नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है और उस बच्चे के जन्म के समय केवल उसकी माता भारत की नागरिक हो, पिता ना हो, तो भी वो भारत का नागरिक होगा। जैसे सानिया मिर्जा का उदाहरण ले लीजिए। अब सानिया मिर्जा अगर मां बनती है तो उसके पिता तो भारत के नागरिक होंगे नहीं, लेकिन माता भारत की नागरिक है, तो माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया। तो ये आपको जानना होगा। इसके बाद एक और संशोधन होता है 2003 में। अब बहुत हम डिटेल में तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन एकदम शॉर्टकट में ऐसा बता दे रहे हैं कि आपका सवाल सही हो जाए, क्योंकि यहां पर कुछ मेन टॉपिक्स पर चर्चा करनी है। यहां पर जब बैच चलेगी आपको कोई भी पॉलिटी की, तो उस बैच में पूरी बातें डिटेल में होंगी, सारे विस्तृत चर्चाएं होंगी। यहां पर बस आप समझिए, आप हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपने प्रश्नों को गलत ना करें। 2003 में जो संशोधन हुआ नागरिकता अधिनियम 1955 में, इस संशोधन में दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। वास्तव में ये दोहरी नागरिकता ना होकर ओसीआई नागरिकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनाई गई, उसी समिति की सिफारिश के आधार पर यह ओसीआई नागरिकता दी गई। इसमें क्या प्रावधान किया गया, जो भारतीय मूल के प्रवासी हैं उनको भारत में दोहरी नागरिकता देने की बात की गई। वास्तव में ये दोहरी नागरिकता ना होकर ओसीआई नागरिकता है, यानी इनको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि इनको भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। भारत जितना दिन चाहे आ सकते हैं, रुक सकते हैं, व्यापार कारोबार सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये सुविधा हो गई। और 2003 में ये दिया गया, भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विश्व के अन्य 16 देशों को दिया गया। लेकिन यही 2005 में संशोधन करके पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विश्व के सभी देशों में भारतीय मूल के प्रवासियों को यह नागरिकता दे दी गई, ओसीआई नागरिकता। 2015 में एक बार फिर संशोधन होता है। पहले PIO जो कार्ड था, पर्सन इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति का जो कार्ड बना था, उसको मिला दिया गया किसमें, इसी ओसीआई कार्ड में। चलते हैं अब अगला सेशन, अगला टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो टॉपिक है वो संविधान के भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में। अब ये मूल अधिकार का जो भी बिंदु है वो मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूंगा। तो आज यहीं पर आपकी क्लास को रोक रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर हम मिलते हैं, मूल अधिकार से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।